नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे बिहार की और बिहार में चिराग पासवान की। चिराग पासवान के सपने बड़े हसीन हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। सपने बड़े होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनकी ताबीर के लिए आपके पास वो क्षमता, साधन और वो इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। तो वो जगन मोहन रेड्डी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के। चिराग पासवान 5 जुलाई, जो रामविलास पासवान उनके स्वर्गीय पिता का जन्मदिन है, उस दिन से एक आशीर्वाद यात्रा पर निकलना चाहते हैं। देखिए, जनतंत्र में, इलेक्टरल पॉलिटिक्स में लोग अगर जनता के बीच में जाएं, नेता खास तौर से नेताओं की बात कर रहा हूं, और उनसे मिले जुलें, उनसे फीडबैक लें, उनसे बातचीत करें, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। ये जनसंपर्क जितना ज़्यादा हो अच्छा होता है। लेकिन चिराग पासवान की बात कर रहे हैं हम लोग, जो इस बात के लिए जाने नहीं जाते, जिनको राजनीति विरासत में थाली में परोस कर मिली है, लेकिन वो विरासत भी वो संभाल पाएंगे, इसमें अब सवाल उठने लगे हैं। उनके चाचा से उनका मतभेद हो गया। उनकी पार्टी के कुल 6 सांसद थे, उनको मिला के 5 सांसदों ने अलग गुट बना लिया, और उनके जो चाचा हैं वो संसदीय दल के नेता हो गए। उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष भी हो गए। अब कानूनी लड़ाई भी चल रही है, राजनीतिक लड़ाई भी चल रही है। इस बीच चिराग पासवान ने एक और काम किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक अंग्रेज़ी दैनिक को, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि विधानसभा चुनाव में जो अलग लड़ने का उनका फैसला था, उसमें बीजेपी की सहमति थी। यही नहीं, जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने की जो उनकी रणनीति थी, उसमें भी बीजेपी की सहमति थी। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है उनके पास कि इस तरह की बात थी। कुछ तथ्य हैं जो सही हैं, उनके आधार पर वो एक कहानी गढ़ रहे हैं, और उनका मकसद ये है कि जो विधानसभा चुनाव के दौरान वो नहीं कर पाए, वो चुनाव के बाद करें। और वो क्या है? वो है एक गलतफहमी की दीवार खड़ी करना जेडीयू और बीजेपी के बीच में। जब से चिराग पासवान ने ये स्टैंड लिया अलग लड़ने का, तब से एक चर्चा राजनीतिक हलकों में थी कि बीजेपी का कहीं ना कहीं बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग है उनसे। तो उसका कारण ये था कि उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ ज़्यादातर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने भी पूरे चुनाव के दौरान उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। उसके कारण दूसरे हैं। उसका कारण यह है कि एक तो बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़े किए, तो इसलिए विरोध करने का कोई बड़ा आधार नहीं था। दूसरा, उनके पिता रामविलास पासवान के जो भाजपा से संबंध थे, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस बार जब वो एनडीए में आए, उसके बाद से लगातार बड़ी मजबूती के साथ वो एनडीए के साथ खड़े रहे। जब दलित मुद्दों को लेकर देश में कुछ बेचैनी हुई, कई मुद्दे उठे जिन पर भाजपा को घेरा गया, हर ऐसे मौके पर वो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के साथ खड़े रहे, सरकार के साथ खड़े रहे। तो हाल ही में उनका निधन हुआ था, तो एक वो सहानुभूति का मामला था, उस कारण भी बीजेपी चुप थी। लेकिन इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। उन्होंने 2 घोषणाएं की। एक ये कहा कि जेडीयू की सीटें भाजपा से कम कर देंगे, और दूसरा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। वो कह भले रहे हों कि बीजेपी से उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इस बात से इनकार करना उनके लिए बहुत कठिन होगा तथ्यों के आधार पर कि उनका आरजेडी से कोई संबंध नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उन्होंने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों के खिलाफ जिस तरह के उम्मीदवार दिए, वो उनकी मदद करने वाले थे, उनका नुकसान करने वाले नहीं थे। तो उनको ये बात तो समझ में आ रही थी कि अगर वो एनडीए से बाहर जा रहे हैं, अगर वो बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है उससे बाहर निकल गए हैं, और नीतीश कुमार के खिलाफ अगर एक स्टैंड ले लिया है, तो उनके सामने विकल्प तो 2 ही बचते हैं, या तो अकेले राजनीति करें या आरजेडी के साथ अलायंस में जाएं। लेकिन अभी बात जो है जगन मोहन रेड्डी की नकल की बात हो रही है। तो देखिए, जगन मोहन रेड्डी और चिराग पासवान की कोई तुलना नहीं हो सकती, व्यक्तिगत स्तर पर भी, उसके अलावा राजनीतिक दृष्टि से भी। बिहार में चिराग पासवान जिस जाति समूह से आते हैं, यानी पासवान जाति जो है, उसकी संख्या 2011 के सेंसस के मुताबिक लगभग 50 लाख है। तो ये बिहार की आबादी देखें तो उसकी तुलना में बहुत छोटी संख्या है।
इसके विपरीत अगर आप आंध्र प्रदेश में जो रेड्डी जिस समुदाय से जगन मोहन रेड्डी आते हैं, उनकी संख्या जो है कुल आबादी का 8% है। तो उनका दायरा जो है बड़ा, उनका कहें कैचमेंट एरिया कहें, वो बहुत बड़ा था। एक उनके पिता 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे आंध्र प्रदेश के, लंबे समय से आंध्र प्रदेश की राजनीति में वो प्रभावी भूमिका में थे। उसके बरक्स अगर आप देखें, रामविलास पासवान एक छोटी भूमिका में बिहार की राजनीति में थे, जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक तराजू में एक बाट जो है उसको पासंग कहते हैं, दोनों पल्लों को बराबर करने के लिए। तो वो उस भूमिका में दरअसल बिहार की राजनीति में थे कि जिधर कमी हो उधर खड़े जिसके साथ हो गए, उधर सत्ता आ गई। तो वो उस भूमिका को बखूबी निभाते रहे और इसीलिए उनको एक उपाधि दी थी लालू प्रसाद यादव ने, और वो है मौसम विज्ञानी की, कि उनको पता रहता था कि इस बार किसकी सरकार आने वाली है, कौन सत्ता में आने वाला है, उस हिसाब से वो पाला बदलते रहते थे। और जगन मोहन रेड्डी के पक्ष में, या कहें कि आंध्र प्रदेश की जो स्थिति है उसमें, रेड्डी समुदाय की पॉपुलेशन भले ही सिर्फ 8% हो, प्रभाव के मामले में वो उससे ज़्यादा असरदार थे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो 16 मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से 10 मुख्यमंत्री रेड्डी समुदाय से बने हैं। तो इसलिए कोई तुलना नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान के लिए संघर्ष करना, और वो भी देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो 3 साल का समय, विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से देखें तो लगभग 4.5 साल का समय ये बाकी है जब उनको चुनाव लड़ने का या लड़वाने का मौका मिलेगा। इतने लंबे समय तक सस्टेन करना, ये अभी तक जो उनका रवैया रहा है, उनकी जो जीवन शैली रही है, जिस तरह की राजनीति रही है, उसमें बड़ा कठिन नज़र आता है, एक बात। दूसरी बात, उनका स्वभाव। जब रामविलास पासवान जीवित थे, जीवित रहते ही उन्होंने उनको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया था, और बातचीत होती थी अलायंस की या कोई दूसरी बातचीत पार्टी से संबंधित, तो वो कहा करते थे कि चिराग से, उनका घर का नाम शायद दीपू था, उससे बात कर लीजिए। कोई बात करने को तैयार नहीं होता था, उनसे कोई राजनीतिक बात, कोई सलाह मशविरा हो ही नहीं सकता है। तो चिराग पासवान का जो स्वभाव है, उनकी अब तक की जो राजनीति रही है, उनकी जो जीवन शैली रही है, फिल्मों में गए थे, फिल्मों में कामयाब नहीं हुए, लौट के आए, पिता राजनीति में थे तो इसलिए राजनीति में आ गए, इससे ज़्यादा उनका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। और जिस तरह की आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि 6 सांसदों की पार्टी को वो एक नहीं रख पाए। 6 सांसदों की पार्टी को, जिसमें 2 उनके अलावा जो 2 लोग हैं, मतलब 5 में से जो 2 लोग हैं, उनमें एक उनके चाचा है, एक उनका चचेरा भाई है। तो जो व्यक्ति पिता की बनाई हुई इस पार्टी का, जो व्यक्ति अपने चाचा और भतीजे को साथ नहीं रख सकता है, उसके लिए पार्टी नए सिरे से खड़ा करना, संघर्ष करना, ये बहुत दूर की कौड़ी है। दूसरी बात, शायद चिराग पासवान भूल जाते हैं कि जगन मोहन रेड्डी के साथ हुआ क्या। सहानुभूति यात्रा पर जाने का फैसला किया, उसके बाद कांग्रेस ने उनको, कांग्रेस पार्टी में थे उस समय, रोकने की कोशिश की, नहीं रुके तो पार्टी से निकाल दिया गया। बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद उनके खिलाफ तमाम मुकदमे दायर हो गए, आय से अधिक संपत्ति के और दूसरे घपले घोटाले के। नतीजा ये हुआ कि सीबीआई और ईडी के लगभग 6-7 केस उनके खिलाफ अभी भी चल रहे हैं, और वो किसी भी दिन जेल जा सकते हैं। जिस तरह के मामले में लालू प्रसाद यादव को जेल हुई चारा घोटाले में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में, उसी तरह से जगन मोहन रेड्डी को भी जेल हो सकती है। ये अब इसमें मुझे नहीं लगता बहुत लंबा समय लगने वाला है। जो स्थिति, जिस स्टेज पर मुकदमा है, उसमें ये कभी भी हो सकता है। तो ये भूल जाते हैं चिराग पासवान कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, और एक स्टेज के बाद जैसे ही वो बीजेपी के भी खिलाफ जाएंगे, और बीजेपी और जेडीयू में अगर ये तय हो गया कि इनको निपटाना है या इनको इनकी जगह दिखाना है, उस दिन चिराग पासवान के लिए और मुश्किल हो जाएगी। वो कोई व्यापार नहीं करते, कोई व्यवसाय नहीं करते, कोई नौकरी नहीं की है,
जिन फिल्मों में काम किया उनमें भी कितना पैसा मिला नहीं मिला ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो उनकी संपत्ति है उसको लेकर सवाल उठ सकते हैं। आगे उनके जो दोस्त हैं जिनको अभी तक राज्य में भी केंद्र सरकार से भी मदद मिलती रही है, वो मुश्किल में आ सकते हैं। हाँ, तो अभी ये बात तो कही जा सकती है कि पासवान वोट जो है वो आज भी जाएगा चिराग पासवान के साथ, अगर चिराग पासवान के पास उसको लेने का साधन होगा। साधन से मतलब संगठन होगा। संगठन होगा तो वो उस वोट को ले सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे किसके साथ? एनडीए से बाहर जा चुके हैं। जिस तरह से वो बीजेपी और जेडीयू के बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ नज़र आती है कि वो बीजेपी एनडीए के साथ रहने वाले नहीं हैं, वो आगे का रास्ता अपना तलाश रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आगे का रास्ता तलाश लेंगे तो उनके पास रास्ता क्या है? आरजेडी के साथ जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो जो वो आरोप लगा रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार जैसे भी हों, आप उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, उनकी सरकार के कामकाज से संतुष्ट या असंतुष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि लालू प्रसाद यादव से बुरे मुख्यमंत्री हैं। उनसे लाख दर्जे बेहतर मुख्यमंत्री हैं। जितना भी कम विकास हुआ हो, लालू प्रसाद यादव के राज में जितना विकास हुआ उससे बहुत ज़्यादा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा हो सकता था, और वो किसी भी सरकार के बारे में, किसी भी नेता के बारे में आप कह सकते हैं इससे ज़्यादा होने की गुंजाइश थी। तो चिराग पासवान को लगता है कि वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उस तरह से वो बयान दे रहे हैं, उस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से वो विधानसभा का भी चुनाव लड़े, वो लग रहा था कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। उनको लग रहा था बस वो चुनाव में उतरे, छा जाएंगे और किंग मेकर बन जाएंगे। बराबर दावा कर रहे थे कि चाबी मेरे पास होगी सरकार की। अगली सरकार किसकी बनेगी, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मैं तय करूँगा। तो ये ऐसा लगता है कि जो उनके इरादे हैं, जिस तरह के इरादे वो जाहिर कर रहे हैं, वो कहावत है ना कि चौबे जी छब्बे बनने के चक्कर में दूबे बन गए, तो चिराग पासवान का हश्र वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए कि कौन क्या बन जाएगा और क्या नहीं बन पाएगा, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, उनकी जो क्षमता है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके लिए ये एकला चलो संभव नहीं लगता। तो आज इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपको फिर याद दिला दें हमेशा की तरह कि इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।